Hello friends, welcome to Study IQ. This is going to be the video on how to prepare for GATE Mathematics. GATE Maths. GATE में जो गणित आती है, वैसे आप लोगों को पता है GATE का हिंदी में क्या नाम होता है? ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग। ठीक है, हिंदी में क्या होगा? स्नातक अभियांत्रिकी अभिक्षमता परीक्षा। ठीक है, तो ये इसका नाम है हिंदी में। एक्चुअली गेट की वेबसाइट देख रहा था, वहां पे नाम लिखा है। तो मेरी क्या हैबिट है कि हिंदी में ट्रांसलेशन को मैं यूजुअली कैच कर लेता हूँ। तो मैंने इस ट्रांसलेशन को कैच कर लिया, ये इसका हिंदी में नाम है। एनीवेज, तो गेट एग्जामिनेशन में जो आपका मैथ्स का पोर्शन है उसके रिगार्डिंग ये वीडियो है। ये हमारा गेट के स्ट्रेटेजी वीडियो सीरीज में लास्ट वीडियो है, क्योंकि मैंने आपके इलेक्ट्रॉनिक्स के सारे पार्ट को कवर कर दिया, इंक्लूडिंग दोज पोर्शन कॉमन विद इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ऑल्सो। जैसे आपका एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, नेटवर्क हो गया, सिग्नल्स हो गया, मैंने कवर किया है गेट के इलेक्ट्रॉनिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन जहां जहां पे भी इलेक्ट्रिकल के सब्जेक्ट्स भी आ गए हैं, मैंने उनको भी कवर कर दिया है। ये जो वीडियो है फ्रेंड्स, ये आपकी लास्ट वीडियो है गेट के स्ट्रेटेजी प्रिपरेशन वीडियो सीरीज में। आज हम लोग बात करेंगे गेट में मैथमेटिक्स पार्ट को लेकर के। ठीक है, मैथमेटिक्स पार्ट जो है फ्रेंड्स, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल द ब्रांचेस। ये सिर्फ इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स के नहीं है, ये सिविल मैकेनिकल सभी लोगों के लिए है। तो अगर वो बच्चे भी देख रहे हैं तो इस वीडियो को देख सकते हैं, इस वीडियो को एंजॉय कर सकते हैं। आइए आगे चलते हैं फ्रेंड्स, हम लोग शुरू करते हैं मैथमेटिक्स के लिए। ये जो मैंने आपके लिए सामने जीआईएफ रखा है, आप लोग जान रहे होंगे जीआईएफ कहाँ से लिया गया है ना? हैंगओवर मूवी से। इस जीआईएफ को मैंने इसलिए चूज किया है बिकॉज बिल्कुल यही हालत होती है बच्चों की जब वो मैथमेटिक्स पढ़ रहे होते हैं गेट एग्जामिनेशन के लिए। अब ऐसी हालत क्यों होती है? ऐसी हालत इसलिए होती है बिकॉज हम लोग गेट के मैथमेटिक्स पार्ट को कई बार नेग्लेक्ट कर देते हैं। वी डू नॉट फोकस मच ऑन दिस पार्ट। क्यों? क्योंकि हमें लगता है कि ये पार्ट का वेटेज ज्यादा नहीं है। प्लस हमारा मेन फोकस रहता है अपने कोर टॉपिक्स के ऊपर। जैसे इलेक्ट्रिकल वाले ध्यान देंगे मशीन्स के ऊपर, पावर सिस्टम के ऊपर, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के ऊपर। इलेक्ट्रॉनिक्स वाले ध्यान देंगे एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स के ऊपर, कम्युनिकेशन सब्जेक्ट के ऊपर। उनको लेगा बड़े बड़े सब्जेक्ट है, पहले ये कंप्लीट कर लो। इस टॉपिक को बहुत सारे लोग छोड़ देते हैं और कुछ लोगों को लगता है कि इस टॉपिक के ज्यादातर क्वेश्चन तो खुद ही सॉल्व कर लूंगा मैं। क्यों? क्योंकि कई सारी चीजें तो मेरे सिलेबस में ही है। अब जैसे लाप्लास ट्रांसफॉर्म है, क्या आप लोगों ने अपने सिग्नल सिस्टम में पढ़ ही लिया है, कंट्रोल सिस्टम में पढ़ ही रहे हैं, तो उनको लगता है कि जब पढ़ ही रहे हैं तो अलग से एफर्ट क्यों करें। लेकिन होता यह है कि इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का जो पूरा का पूरा सिलेबस है वो किसी भी एक ब्रांच में कंप्लीटली कवर्ड नहीं होता। देयर आर मेनी टॉपिक्स इन मैथ्स सब्जेक्ट जो कि आपको ध्यान से पढ़ना होता है। अगर आप उसको नेगलेक्ट करेंगे तो आपके मार्क्स चले जाएंगे। ठीक है, आइए जरा सिलेबस देखते हैं हम लोग क्या क्या है। मैट्रिक्स अलजेब्रा, लीनियर अलजेब्रा भी आ जाएगा आपका इसमें। ठीक है, सिस्टम लीनियर इक्वेशंस, आइगन वेक्टर्स एंड आइगन वैल्यूज इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही इजी टॉपिक है। इस पर ज्यादा स्कोप नहीं है अलग अलग तरह क्वेश्चन पूछने का, इजिली मार्क्स बचे। ठीक, इसके अलावा आपका देखिए फंक्शंस ऑफ सिंगल वेरिएबल, लिमिट्स के ऊपर क्वेश्चन आता है। हम लोगों ने पढ़ा भी इनिशियल वैल्यू थ्योरम, फाइनल वैल्यू थ्योरम वगैरह इन लाप्लास ट्रांसफॉर्म, सिग्नल्स एंड सिस्टम, नेटवर्क थ्योरी में भी इसका इस्तेमाल करते हैं हम लोग। मीन वैल्यू थ्योरम्स हो गए, टेलर एंड मैक्लॉरियन सीरीज, इसका भी इस्तेमाल करते हैं हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच में। ठीक है, फिर आपका इंटीग्रेशन में डेफिनिट एंड इनडेफिनिट इंटीग्रल्स, इसका यूज करते हैं। पार्शियल डेरिवेटिव्स, डाइवर्जेंस, कर्ल एंड ग्रेडियंट। मेरे ईएमटी के स्टूडेंट्स को याद होगा व्हाट डू यू मीन बाय दिस। ईएमटी में इसको हम लोगों ने बहुत डिटेल में पढ़ा होता है। ठीक है, वेक्टर कैरेंटिटीज हो गई, स्टोक्स एंड गॉस थ्योरम, अगेन आपका ईएमटी सब्जेक्ट में आ गया। लीनियर एंड नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस एज वेल एज फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशंस, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आप लोगों को ध्यान देना चाहिए। इसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं हर साल। ठीक, उसके अलावा आपका फोरियर सीरीज अगेन सिग्नल सिस्टम में आ गया। ठीक है, फर्स्ट एंड सेकेंड ऑर्डर वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन एंड टू डायमेंशनल लाप्लास इक्वेशन। जिन लोगों ने ईएमटी सब्जेक्ट पढ़ लिया उनके लिए ज्यादा कुछ नहीं है इसमें। ठीक है, प्रोबेबिलिटी एंड सैम्पलिंग थ्योरम्स, जिन लोगों ने कम्युनिकेशन सब्जेक्ट पढ़ लिया उनके लिए क्या ही टफ रह गया। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल्स, अगेन कम्युनिकेशन सब्जेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर आ गया। पॉइजन्स एंड बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन,
इसमें थोड़ा पार्ट आ जाता है कम्युनिकेशन सब्जेक्ट के अंदर, वैसे अलग से पढ़ना पड़ेगा। कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल अगेन आगे आपका कम्युनिकेशन सब्जेक्ट के अंदर, बट उसके अलावा जो मीन मीडियन मोड वगैरह है, स्टैंडर्ड डेविएशन, ये आपका स्टैटिस्टिक्स का पार्ट होता है, ये इलेक्ट्रॉनिक्स में तो किसी ब्रांच में नहीं आता। ठीक, इसके अलावा आपका न्यूटन्स एंड लैग्रैंजेस पॉलिनोमियल ये आता है क्वेश्चन। सिम्पसन्स रूल अच्छा क्वेश्चन आता है इसके ऊपर। न्यूमेरिकल मेथड्स टू सॉल्व इक्वेशन, इसके ऊपर भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते हैं। ये आपका अगेन इलेक्ट्रॉनिक्स किसी ब्रांच में तो नहीं है, अलग से पढ़ना पड़ेगा। अब आइए फ्रेंड्स जरा ईयर वाइज वेटेज को देखते हैं। पहले इलेक्ट्रिकल को देख लें। देखिए वेटेज कितना ज्यादा है। यू कैन ऑलवेज एक्सपेक्ट 12 से 13 नंबर के क्वेश्चन आएंगे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में ऑन एन एवरेज। इलेक्ट्रॉनिक्स में लगता है और भी ज्यादा वेटेज है। यू कैन एक्सपेक्ट 13 से 14 नंबर के क्वेश्चन आएंगे इलेक्ट्रॉनिक्स में फ्रॉम गेट मैथमेटिक्स पार्ट। इस पार्ट को फ्रेंड्स नेग्लेक्ट करने का बहुत बुरा असर पड़ सकता है आपके ऊपर। हो सकता है कि आप ये 15 नंबर में से मे भी शायद 7 या 8 नंबर ले आए, क्योंकि आपने इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच पढ़ा, इलेक्ट्रिकल ब्रांच में कुछ ना कुछ टॉपिक्स को आप लोगों ने कवर किया है। लेकिन व्हाट अबाउट द रेस्ट ऑफ द 8 मार्क्स? 8 नंबर गेट एग्जाम में, वो भी सिर्फ मैथमेटिक्स पढ़ के, उसके पीछे कोई भी कॉन्सेप्चुअल चीजें नहीं है, कोई भी फिजिक्स नहीं है, कोई भी थ्योरेटिकल पार्ट नहीं है। इसमें तो देखिए फ्रेंड्स आपको 100% मार्क्स आने चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। मैंने जब भी गेट एग्जाम दिया है 100% मार्क्स मेरे ना भी आऊं तो भी 95% के तो ऊपर आ ही आए हूँ गेट एग्जामिनेशन में, जहां तक मैथमेटिक्स पार्ट का सवाल है। ठीक है, बुक्स एरविन क्रेसिक इंपॉर्टेंट बुक है, इस बुक को आप ले सकते हैं। ये बुक को मैं रिकमेंड करता हूँ, बाय करिए, अच्छी बुक है। BS ग्रेवाल हायर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, ये भी अच्छी बुक है, इसको भी आप ले सकते हैं। इन दोनों में से किसी एक बुक को आप चूज कर सकते हैं। मैंने क्रेसिक बुक को पढ़ा है, मुझे बहुत अच्छी बुक लगी। ठीक, आइए जरा टॉपिक बाय टॉपिक देखते हैं हम लोग। लीनियर अलजेब्रा, देखिए यहाँ पे आपको साइमल्टेनियस सेट ऑफ इक्वेशंस को सॉल्व करना, क्या लीनियर सॉल्यूशन होगा नहीं होगा, ये सब कुछ करना आना चाहिए। इसके अलावा आपको वेक्टर स्पेस में मैट्रिक्स अलजेब्रा, आइगन वैल्यूज, आइगन वेक्टर्स कैलकुलेशन करना आना चाहिए। ठीक है, यूनिक सॉल्यूशन होता है कि नहीं होता है, इस पे बेस्ड क्वेश्चन आ जाता है। सिंपल क्वेश्चन होते हैं, आराम से आप यहाँ मार्क्स लेकर आ सकते हैं। कैलकुलस, ये टॉपिक हैवी टॉपिक है और वाइड टॉपिक है। इसमें आपका मीन वैल्यू थ्योरम हो गया, इंटीग्रल कैलकुलस हो गया, डेफिनिट एंड इम्प्रॉपर इंटीग्रेशन को एवेलुएट करना हो गया। ठीक है, मैक्सिमम मिनिमा को देखना, मल्टीपल इंटीग्रल्स, वॉल्यूम इंटीग्रेशन, सरफेस इंटीग्रेशन वगैरह करना आना चाहिए। इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स वालों को एडवांटेज है, क्यों? एक तो EMT का प्लस सिग्नल्स एंड सिस्टम का, इन लोगों को एडवांटेज है। आप लोग को याद होगा इलेक्ट्रॉनिक्स के बच्चों को, फोरियर ट्रांसफॉर्म में एरिया प्रॉपर्टी नाम की भी कोई चीज होती है। जैसे अगर आपसे मैं ये कहूं जरा इसको इंटीग्रेट करना, तो sin t by t dot dt, अब इंटीग्रेट करिए जरा इसको। अगर आप इसको मैथमेटिकली इंटीग्रेट करेंगे तो आपको बहुत टाइम लगेगा, लेकिन अगर आप फोरियर ट्रांसफॉर्म का इस्तेमाल करेंगे आपका एक स्टेप में आंसर आ जाएगा। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं आपसे ये कहूं कि मेरे पास एक गॉसियन वेरिएबल है e टू दी पावर लेटर से -8t स्क्वायर डॉट dt, जरा इसको इंटीग्रेट करिए। तो अगर आप इसको मैथमेटिकली इंटीग्रेट करेंगे आपको बहुत टाइम लगेगा, लेकिन अगर आप सिंपली इसको फोरियर ट्रांसफॉर्म का यूज करें एक स्टेप में आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस तरह के एडवांटेज तो देखिए हैं इलेक्ट्रॉनिक्स वालों के पास, लेकिन हर ब्रांच में सेम एडवांटेज नहीं है। ठीक है, बाकी ब्रांचें में कुछ ना कुछ एडवांटेज है, कुछ ना कुछ मैथमेटिक्स का पार्ट लोग पढ़ते हैं अपने कोर सब्जेक्ट्स में, लेकिन मैथमेटिक्स जो पार्ट है गेट एग्जामिनेशन का, उसको एज अ होल पढ़ने की आवश्यकता है। ठीक, नेक्स्ट आइए डिफरेंशियल इक्वेशंस, इंपॉर्टेंट है। इसमें फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन आते हैं, नॉन लीनियर भी आते हैं, हायर ऑर्डर के भी आ सकते हैं, कॉशीज एंड यूलर्स इक्वेशन आते हैं। इसमें आपको सॉल्यूशन करना बाय वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स भी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आपको पार्शियल डिफरेंशियल फंक्शन भी आ सकते हैं, इनको भी सॉल्व करना आना चाहिए। इनिशियल एंड फाइनल बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम्स भी आता है, इनिशियल एंड फाइनल बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम्स भी आता है। डिफरेंशियल इक्वेशन का जो टॉपिक है ना, ये टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये टॉपिक थोड़ा टफ होता है समझना शुरू में, एक बार आप समझ लेंगे तो आसान हो जाएगा, बट ये थोड़ा टफ तो होता है।
प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स, वेरी गुड टॉपिक। इस टॉपिक में आपके लिए क्वेश्चंस इजी होते हैं, इसमें टफ क्वेश्चन नहीं आता। स्टैटिस्टिक्स में मीन मीडियन मोड वगैरह आ गया। प्रोबेबिलिटी में अच्छे क्वेश्चन आ सकते हैं बट स्टिल इजी ही कहलाएंगे ये टॉपिक ज्यादा टफ नहीं होता। बेसिक अंडरस्टैंडिंग अगर आपको है तो आप इसके आंसर को निकाल सकते हैं, ठीक है। न्यूमेरिकल मेथड्स का टॉपिक टफ, अलग अलग मेथड से सॉल्यूशन निकालना ये आपको आना चाहिए, ठीक है। डिफरेंट मेथड्स में क्या एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज है, किस में कब कन्वर्जेंस आपको मिलेगा, कौन सा तरीका फास्टेस्ट है, कौन सा तरीका स्लोएस्ट है, आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे एडवांटेज है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स, गॉस सिडल मेथड, पावर सिस्टम याद है, आप लोगों को थोड़ा एडवांटेज है, बट स्टिल इस टॉपिक को अच्छे से करके जाइएगा। वेक्टर अलजेब्रा अगेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये भी, लेकिन आसान टॉपिक है, इट इज एन इजी टॉपिक, इसमें ज्यादा कुछ नहीं है। खासकर जो बच्चे ईएमटी पढ़ चुके हैं इलेक्ट्रॉनिक्स में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, उनके लिए ग्रेडियंट, कर्ल, डाइवर्जेंस, गॉस थ्योरम, स्टोक्स थ्योरम कुछ भी नहीं है, हाथों हाथ कर लेंगे। बाकी ब्रांचेस के बच्चों के लिए थोड़ा एफर्ट मारना पड़ेगा, बट स्टिल इजी टॉपिक होता है, इसमें कोई ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। कॉम्प्लेक्स वेरिएबल, ये टॉपिक भी आपका इजी है, बहुत इजी तो नहीं बट स्टिल मीडियम कैटेगरी में आप इसको रख सकते हैं। कॉम्प्लेक्स वेरिएबल, अब जिन लोगों ने यहाँ पे सिग्नल सिस्टम में जेड ट्रांसफॉर्म पढ़ा है उनके लिए ज्यादा आसान हो जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक्स के बच्चों ने सिग्नल सेंस सिस्टम में जेड ट्रांसफॉर्म पढ़ा है उनके लिए आसान हो जाएगा। अदरवाइज बाकी लोगों के लिए भी आसान टॉपिक है, मीडियम सा टॉपिक है, ज्यादा कुछ नहीं होता, थोड़े बहुत इंटीग्रेशन होते हैं, पोल्स वगैरह को देखना होता है, रेसिड्यू कैलकुलेशन करना होता है, इजी टॉपिक है, ज्यादा इसमें कुछ भी नहीं, ठीक है। फाइनली फ्रेंड्स, मेरा एडवाइस क्या है रिगार्डिंग दिस गेट मैथमेटिक्स सब्जेक्ट। सबसे पहला, डू नॉट नेग्लेक्ट। बच्चे नेग्लेक्ट कर देते हैं, उनको लगता है 15 नंबर के सिलेबस में 7 से 8 नंबर तो ऐसे ही आ जाएंगे, तो बाद में पढ़ लेंगे, आसान है, कभी भी कर लेंगे। ऐसी गलती बिल्कुल ही मत करिएगा। आपको इसमें 15/15 नंबर लेकर के आना ही आना है, चाहे कुछ भी हो। इन एनी केस यू हैव टू स्कोर 15/15। क्यों? क्योंकि इजीएस्ट पार्ट है आपके सिलेबस का, एंड इट इज द मोस्ट मार्क्स फेचिंग ऑल्सो। इट इज द मोस्ट मार्क्स फेचिंग पार्ट ऑफ योर सिलेबस। इसके जितना रिटर्न्स आपको कोई सब्जेक्ट, कोई टॉपिक नहीं देगा। क्यों? सिलेबस छोटा है, वेल डिफाइंड है, फिक्स पैटर्न ऑफ क्वेश्चंस है, थोड़ा सा मेमोरी का यूज करना है। ऑलरेडी आप 50% रेस कंप्लीट कर चुके हैं, बाकी 50% के लिए थोड़ा सा और आपको एफर्ट मारना है, हो गया। मेरा एक बहुत पर्टिकुलर सजेशन आप लोगों के लिए ये है कि प्लीज स्टार्ट योर गेट प्रिपरेशन विद गेट मैथमेटिक्स ओनली। ये काम मैंने भी किया था, मुझे काफी फायदे दिखे इस बात के। सबसे पहला फायदा तो ये है कि आपका एक 15 नंबर का सिलेबस कंप्लीट हो रहा है। किसी भी सब्जेक्ट का वेटेज 15 नंबर से ज्यादा नहीं होगा गेट एग्जामिनेशन में। तो गेट मैथमेटिक्स हैविंग द हाईएस्ट वेटेज, एक तो आपका हाईएस्ट वेटेज वाला और वो भी इजीएस्ट सब्जेक्ट कंप्लीट हो गया तुरंत, आपको मिलेगा इससे काफी कॉन्फिडेंस। दूसरा एडवांटेज ये कि आप जब कोर सब्जेक्ट्स पढ़ रहे होंगे ना, तो वहां पे आप इसका रियल टाइम में एप्लीकेशन देख सकते हैं कि आपने जो मैथमेटिक्स पार्ट में पढ़ा था उसका एप्लीकेशन आपके कोर सब्जेक्ट्स में कैसे होगा। जैसे देखिए नेक्स्ट पॉइंट मैंने लिखा है, सी द एनालॉजी विद कोर सब्जेक्ट्स, जैसे लाप्लास ट्रांसफॉर्म इन सिग्नल्स, कॉम्प्लेक्स वेरिएबल इन जेड ट्रांसफॉर्म, वेक्टर अलजेब्रा इन ईएमटी। तो बेटर ये कि पहले आप गेट के मैथमेटिक्स पार्ट को पढ़ लीजिए, उसके बाद ही अपने कोर सब्जेक्ट्स के ऊपर जाइए, ठीक है। ऑलवेज प्रैक्टिस पास्ट ईयर क्वेश्चंस, ये मैं सलाह आपको जरूर दूंगा, क्योंकि गेट एग्जामिनेशन का इसमें फिक्स सिलेबस है, फिक्स पैटर्न ऑफ क्वेश्चंस है, तो आपको पता होना चाहिए किस तरह क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अगर आप ये काम कर लेंगे, उसके बाद आपका गेट का मैथमेटिक्स पार्ट ओवर हो गया, देन यू शुड जंप ऑन टू योर कोर सब्जेक्ट्स लाइक नेटवर्क थ्योरी शुरुआत कर लीजिए आप लोग, सिग्नल्स एंड सिस्टम शुरुआत कर लीजिए आप लोग। ओके फ्रेंड्स, सो दिस वाज माय वीडियो रिगार्डिंग गेट मैथमेटिक्स। अब मैंने आपको गेट सब्जेक्ट्स जितने भी हैं फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स सबको कवर कर दिया। वी स्टार्टेड विद ईएमटी, देन वी वेंट ऑन डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, सिग्नल सिस्टम्स, नेटवर्क थ्योरी, कंट्रोल सिस्टम्स, कम्युनिकेशन, एडीसी प्लस एनालॉग, और फाइनली आपका गेट मैथमेटिक्स। तो मैंने आपका इलेक्ट्रॉनिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से गेट के सारे सब्जेक्ट्स को प्रिपेयर कैसे करना है, क्या स्टैंडर्ड बुक्स है आपके, मैंने कैसे प्रिपेयर किया, टॉपिक वाइज मैंने आपको इन डेप्थ जाकर के ये बताया किन टॉपिक्स के ऊपर ज्यादा फोकस करना है,
और लास्ट में मैंने आपको हर वीडियो में अपना पर्सनल एडवाइस भी दिया है कि आप लोग इन सब्जेक्ट्स को प्रिपेयर करने के लिए किन खास बातों का ध्यान रखेंगे। एक आपका छोटा सब्जेक्ट रह गया है फ्रेंड्स, माइक्रो प्रोसेसर। मैं आपको बोल चुका हूँ कि गांवकर सर की एक बुक आती है, आप इस बुक को रेफर कर सकते हैं। दिस बुक इज मोर देन सफिशिएंट फॉर योर माइक्रो प्रोसेसर टॉपिक फॉर गेट एग्जामिनेशन, इवन फॉर आईएएस ऑल्सो। अब फ्रेंड्स, इतने जो सब्जेक्ट मैंने आपको बताए हैं, इसको मैंने मोस्टली बनाया है आपका गेट इलेक्ट्रॉनिक्स के बच्चों को ध्यान में रखते हुए, लेकिन मैंने जहां पे भी जरूरत समझी इलेक्ट्रिकल को भी इंक्लूड कर लिया और गेट के साथ साथ आईएएस एग्जामिनेशन को भी इंक्लूड कर लिया। तो ऑल 4 कैटेगरीज ऑफ स्टूडेंट्स जो कि गेट या आईएएस में अपीयर हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रिकल ब्रांच से, उन सभी के लिए इन वीडियो सीरीज में कुछ ना कुछ है। मैं आप लोगों के लिए सेपरेटली गेट इलेक्ट्रिकल के लिए बनाऊंगा, आईएएस इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए बनाऊंगा, आईएएस इलेक्ट्रिकल के लिए बनाऊंगा। बट आज जो ये वीडियो सीरीज समाप्त हो रही है, इस पे मैंने फोकस रखा आपका गेट इलेक्ट्रॉनिक्स के ऊपर। गेट इलेक्ट्रॉनिक्स के बच्चों को ही ध्यान में रख के मैंने बनाया है। अब मैं आपको इसके बाद एक और वीडियो दूंगा जिसमें कि मैं आपसे ओवरऑल गेट इलेक्ट्रॉनिक्स स्ट्रेटजी की बात करूंगा। ओवरऑल गेट इलेक्ट्रॉनिक्स की स्ट्रेटजी मतलब आपको गेट एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करने में किन चीजों का ध्यान रखना है, आपका डेली रूटीन कैसा होना चाहिए, आपको किस सब्जेक्ट के ऊपर कितना टाइम देना है, ये सब कुछ मैं आपको बताऊंगा इन वन लास्ट वीडियो सीरीज। ओके फ्रेंड्स, सो विद दिस आई थैंक यू ऑल एंड ऑल द बेस्ट। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा ये वीडियो सीरीज। एक और वीडियो मैं लेकर आऊंगा आपके लिए गेट इलेक्ट्रॉनिक्स के ओवरऑल प्रिपरेशन स्ट्रेटजी के लिए। ओके फ्रेंड्स, अगर आपका कोई भी कमेंट हो, कोई भी सजेशन हो, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं थ्रू स्टडी IQ ऑल्सो। आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, आप मुझे ईमेल कर सकते हैं @CACprep by Kunal, कोई स्पेस नहीं है, लगातार ही है, @gmail.com। ईमेल आईडी में CACprep इसलिए है क्योंकि मैं सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कराता हूँ। फ्रेंड्स, मैंने 2011 में बीटेक किया था। उसके बाद साल 2012 में इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस में इलेक्ट्रॉनिक्स के थ्रू मेरी ऑल इंडिया रैंक 1 थी। गेट 2013 इलेक्ट्रॉनिक्स रैंक 44। इस बीच मैंने 8-10 PSU भी क्रैक की, लाइक NTPC, भेल, रेलटेल था एक, एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया था, वगैरह वगैरह। फिर मैंने सिविल सर्विस एग्जामिनेशन भी क्रैक किया। मैंने 4 टाइम्स सिविल सर्विस एग्जामिनेशन का मेन का एग्जाम क्रैक किया, यानी 4 बार इंटरव्यू में अपेयर हुआ और 4 बार मेरा ऑप्शनल था इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ओनली। तो मैंने इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स के सारे रंग देखे हैं, इसलिए मैंने वीडियो सीरीज बनाई आपके लिए, ताकि मैं आपको गेट के पर्सपेक्टिव से गाइड कर सकूं। आगे चल के मैं आपको आईएएस के पर्सपेक्टिव से भी गाइड करूंगा, और अगर जरूरत पड़ेगी तो मैं आपको IAS एग्जामिनेशन के पर्सपेक्टिव से भी गाइड करूंगा। ओके फ्रेंड्स, सो थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट।